अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा वीक नंबर 2 का टेस्ट है जिसकी डिस्कशन है द सोडियम गिव्स येलो कलर एट 589.3 नैनोमीटर। इस पॉइंट पे येलो कलर देती है सोडियम, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फॉर द एटॉमिक अब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम विल बी। तो वेवलेंथ क्या होगी, देखें। कीप इन माइंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने बात की थी कि एक सोर्स होता है हमारे पास, ठीक है। इधर से एक लाइट आ रही होती है, ये यहाँ से जो चीज़ आ रही होती है ना, एक सोर्स होता है ये इसको एक्साइट करता है, कुछ चीज़ें एक्साइटेड स्टेट में चली जाती हैं। फिर हम एक अपना इंटरेस्टेड जो होता है ना हमारा सोर्स, यानी जिस एलिमेंट को हम एनालिसिस कर रहे हैं, सोडियम को कर रहे हैं, तो ये सोडियम ये एक्चुअली होता है HCl, हेलो कैथोड लैंप होता है, और इसमें मौजूद जो कैथोड होता है वो सोडियम का बना होता है, यानी एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट का बना होगा, ठीक है। यहाँ से रेडिएशन निकलेगी, यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट के ऊपर मौजूद होंगे एटम्स उनको ये एक्साइट करेगी, ठीक है। और कीप इन माइंड के जो वेवलेंथ यहाँ से निकल रही होगी, जब ये एक्साइट होके बैकवर्ड ग्राउंड स्टेट पे आएगा, ठीक है, एक्साइट होने के बाद बैक यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से जो एमिशन होगी वो भी एग्जैक्टली इसी की होगी, जो ये वेवलेंथ है वही ये वाली वेवलेंथ होगी। तो अगर यहाँ पे वो शो कर रहा है तो ऑब्वियसली फिर उसने कौन सी ऑब्जर्व की होगी, ये वाली, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ चुके हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम आयोडीन से जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, यानी लोएस्ट यानी वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। पहले आयोडीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, एंड सो ऑन। ये एक लंबी सीरीज है जिसको आप याद करते हैं। तो याद रखिएगा कि मोस्टली जो हमारे पास हैलोजन्स हैं, हैलोजन्स जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वीक हैं। फिर उसके बाद वाटर है, वीक है, ठीक है। और कीप इन माइंड कि अमोनिया जो होता है ये बॉर्डर लाइन, ये वीक की तरह बिहेव भी सम टाइम करता है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के तौर पर भी बिहेव करता है। और इसके अलावा एक CN होता है, एक हमारे पास CO होता है, एक हमारे पास CnCO, और ये वाले जो होते हैं ये समझ लें कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो कीप इन माइंड दीज थिंग्स, ठीक है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा वो चार्ली ऑप्शन होगा। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस नैरो बैंड्स विद पीक्स जनरली कॉल्ड एज लाइन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स। देखें, चाहे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, चाहे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, चाहे विजिबल यानी UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, ठीक है, इन सभी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। होता क्या है कि जो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते वो एक्साइट होते हैं और ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो सिंपली इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है। और आपको इल्म होना चाहिए कि जो IR होता है, IR में वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होती है और रोटेशनल ट्रांजिशंस भी होती हैं, ठीक है। देखें, कोई भी चीज़ है ना, कोई भी मॉलिक्यूल है, जब उसको हम स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें ज़रूर और ज़रूर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी होता है, वाइब्रेशनल भी होता है, रोटेशनल भी होता है, स्पिन भी होता है, सारा कुछ हो रहा होता है। लेकिन ये अब डिपेंड करता है कि हम कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक चीज़ है UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो वो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवा सकती है, वाइब्रेशनल या रोटेशनल वो करवा ही नहीं सकती, इसलिए उसको हम स्टडी ही उस केस में करते हैं। यानी UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में, या ये जो हम अभी टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई,
याद रखिएगा एक और चीज़, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो या इसकी जितनी भी टाइप्स हैं, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो या इसकी जितनी भी टाइप्स हैं, ये सारी की सारी विजिबल रीजन के अंदर ही वर्क करती हैं, विजिबल रीजन के अंदर ही वर्क करती हैं। ठीक है, क्यों कि वेवलेंथ ही ऐसी हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवा सकती है, वाइब्रेशनल नहीं करवा सकती, रोटेशनल नहीं करवा सकती। ठीक है, तो आईआर हम जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, तो वहाँ पे रोटेशनल और वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होती हैं। क्यों? क्योंकि आईआर के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो वाइब्रेशनल रोटेशनल करवा सके। ठीक है, तो इसी तरह की टेक्निक होती हैं। आई थिंक सो कि काफ़ी है। इसी तरह सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ क्रोमियम इन दिस कॉम्प्लेक्स, हमने पहले ही बात की थी कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है ये आयोनाइजेबल होती है और ये हमेशा जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है उसके बाहर होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं तो वो तो 1 क्लोरीन है, तो इट्स मीन कि इसकी 1 प्राइमरी वैलेंसी है। लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं क्रोमियम की, तो हमें अच्छी तरह इल्म है कि जो लिगेंड लगे होते हैं ना सेंट्रल मेटल के साथ, यानी जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सेंट्रल मेटल का उतनी ही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे चेक करें तो 4 वाटर मॉलिक्यूल लगे और 2 क्लोरीन लगी हुई हैं, इट्स मीन के 6 लिगेंड लगे हुए हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कितनी होगी, यहाँ पे 6 होगी। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है कॉम्प्लेक्स में वो आयोनाइजेबल नहीं होती। ठीक है, द रेंज ऑफ टेम्परेचर अटेनेबल बाय एसिटाइलिन एयर मिक्सचर, एसिटाइलिन एयर मिक्सचर जो है इतना उसका टेम्परेचर रेंज होता है। ठीक है, इसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड एसिटाइलिन फ्लेम होता है, वो 2955 तक डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जिसको हम रिफ्रैक्टरी कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी, आइसोटोन्स हैं। आइसोटोन्स क्या होते हैं, यानी कि जिनके अंदर सेम न्यूट्रॉन्स हो। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिनके सेम होंगे वो एक दूसरे के आइसोटोन्स होंगे। एटॉमिक वेट दोनों के दिए हुए हैं ए और बी के। देखें एटॉमिक वेट किसका दिया हुआ है, सबसे पहले हम लिखते हैं ए का। ठीक है, एटॉमिक वेट ए का दिया हुआ है हमें 54। इसी तरह एटॉमिक वेट दिया हुआ है बी का। ठीक है, वो दिया हुआ 56। कहता है कि इफ़ द एटॉमिक नंबर ऑफ ए का एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर किसका है, ए का, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो है 26। न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे 26। ये हमने एक पिछली वीडियो में सीखा था कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा 28। यानी ये क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं ए के अंदर। तो ए और बी दोनों क्या हैं, आइसोटोन्स हैं, यानी उनके अंदर न्यूट्रॉन सेम है। न्यूट्रॉन सेम हुए तो इसका मतलब कि इसमें से हम सेम यही माइनस करेंगे। ठीक है, तो जब ये माइनस करेंगे 28 तो हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 28 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए करेक्ट। ठीक है, तो और ये भी याद रखिएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के किसी भी एक न्यूट्रल एटम के अंदर। ठीक है, तो देखें यहाँ पे सिंपल है कि जब हम कैलकुलेशन इनकी कर लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास आता है ये वाला ऑप्शन 44, चूँकि इसमें भी 44 न्यूट्रॉन है और इसमें भी 44 न्यूट्रॉन है, तो आइसोटोन होता ही वो है जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। आइसोबार क्या होता है, सेम मैस नंबर होता है जिसका मैस नंबर सेम होता है बट डिफरेंट प्रोटॉन्स होते हैं। आइसोटोप क्या होता है, सेम प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद है
इन अटामिक एमिशन स्पेक्ट्रा द ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन। देखिए अटामिक एमिशन है तो जाहिर सी बात है एमिशन वर्सेस वेवलेंथ के दरमियान हम ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है, एमिशन वर्सेस वेवलेंथ। और ये वाला जो क्वेश्चन है हमने पिछली डिस्कशन में भी एक छोड़ा हुआ है ज्योमेट्री के ऊपर, मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस की, इसके ऊपर एक इंशाल्लाह छोटी सी एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इनको सीखेंगे। तो सॉलिड सैंपल कैन बी डायरेक्टली एनालाइज्ड बाय द यूज़ ऑफ, देखें एक लेज़र एब्लेशन मेथड का इस्तेमाल भी करते हैं हमारे पास अगर सॉलिड फॉर्म में हो, तो उसके अलावा इसको हम ग्रेफाइट फर्नेस अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यानी ग्रेफाइट फर्नेस जब इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे हम डायरेक्टली सॉलिड को भी एनालाइज कर सकते हैं। द एडवांटेज ऑफ एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ओवर एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज, तो अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं तो एडवांटेज ये होता है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कि हम इसके मल्टीपल एलिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, यानी साइमल्टेनियसली, यानी एट अ टाइम बहुत सारे एलिमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। इन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी द कैथोड इन हेलो कैथोड लैंप इज मेड अप ऑफ HCl। बहुत दफ़ा मैं अब बता चुका हूँ कि इसका जो कैथोड होता है वो किसका बना होता है, एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी एलिमेंट टू बी इन्वेस्टिगेटेड, जिस एलिमेंट का हमने इन्वेस्टिगेट करनी होती है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, ठीक है। बहुत दफ़ा इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। आई होप सो कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब इसमें देखें जी, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रोमियम, देखें 6 लिगेंड लगे हुए हैं तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो जाहिर सी बात है 2 पॉसिबिलिटीज़ होती है, DsP3 D2sp3 या sp3D2, इन दो में से कोई एक हो सकती है। और कीप इन माइंड ये वाली कब होती है, जब कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ठीक है। और ये वाली कब होती है, जब कोई वीक लिगेंड होता है। तो वाटर एक वीक लिगेंड है, सो सिंपली हम कह सकते हैं कि D2sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन और शेप क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। 1 AMU किसके इक्वल होता है, ये तो हमें बड़ी अच्छी तरह इल्म है। तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं ना, ये इंटर कन्वर्टेबल हैं एक दूसरे में, तो इसके आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। विंडो ग्लास कंटेन 87% इसमें सिलिका होता है विंडो ग्लास में। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लेम और एमिशन। फ्लेम का क्या फंक्शन होता है, सिंपली उसने क्या करना होता है कि हम जो सैंपल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको उसने एटॉमिक स्टेट में लेके जाना होता है, ठीक है। तो टू रिड्यूस सैंपल इनटू एटॉमिक स्टेट, यानी सैंपल हमारे को एटॉमिक स्टेट में लेके जाएगा, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन क्या होते हैं जी, मास नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कोलेक्टिवली हम ना न्यूक्लियन बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कोलेक्टिवली क्या बोलते हैं, चूँकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ना, इसलिए इनको हम कोलेक्टिवली न्यूक्लियंस का नाम देते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियंस कहलाते हैं। बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करनी है हमने। मास डिफेक्ट दिया हुआ है डेल्टा M हमारे पास है 0.081, ठीक है, और 1 AMU की वैल्यू भी दी हुई है हमें। उसके अलावा हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें पता है कि डेल्टा E जो होता है, डेल्टा E बाइंडिंग यानी एनर्जी जो है वो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा E आ जाएगा, ठीक है। 0.081 मल्टीप्लाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी बाइंडिंग एनर्जी आएगी, 11 क्या है, न्यूक्लियंस की, ठीक है। 11 न्यूक्लियंस की हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। किन की, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 11 यानी 11 न्यूक्लियंस की हमारे पास आ जाएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो
0.52 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने पर न्यूक्लियन फाइंड आउट करनी है, तो पर न्यूक्लियन ऑब्वियसली इसको हम डिवाइड कर देंगे 11 से, तो ये हमें निकल करके आ जाएगी 6.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक चीज़ें क्या होती हैं, इसका आपको इल्म है। तो ऐसा हमने फाइंड आउट करना है जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड, पता नहीं क्यों गलती में करते जा रहा हूँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिसमें मैक्सिमम होंगे वही हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। ठीक है, अब सिंपली यहाँ से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर पहले चार्ज फाइंड आउट करेंगे कि वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये 3D सीरीज़ के सारे मेंबर हैं, वहाँ पे हमने पिछली लेक्चर्स में बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि स्कैडियम के पास 0 होता है क्योंकि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, टाइटेनियम भी +3 के साथ होता है लेकिन इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वनेडियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड सो ऑन। और इसमें जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आयरन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम फ्लेम फोटोमेट्री का नाम भी देते हैं, कीप इन माइंड। ठीक है, फोटॉन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन ट्रांजिशन टेक प्लेस। देखें इन सारी चीज़ों को देखेंगे ना, तो जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा यानी 1 और 5, यानी 1 और 5 में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, यानी पहले ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन को 5वें ऑर्बिटल में लेके जाना है तो जाहिर सी बात है हाई एनर्जी वाला फोटॉन ही ऑब्जर्व होगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो होती है, ये हमने अपने लेक्चर में इसके ऊपर बहुत अच्छी खासी बात की हुई है। तो मोर देन 160 जिनके एटॉमिक मैसेज होते हैं जिन एलिमेंट्स के, उनकी ये वैल्यू जो होती है ये वाली होती है। ठीक है, फिशनेबल मटेरियल जो होता है एटॉमिक बॉम्ब में वो यूरेनियम 235 इस्तेमाल करते हैं, कीप इन माइंड। विच पेयर इज़ आइसोस्ट्रक्चरल, तो इन दोनों की जो है आइसोस्ट्रक्चर होती है। देखें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, केमिकल बॉन्डिंग में वेस्पर थ्योरी हो गई जिसके अकॉर्डिंग हमसे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, उनमें ज्योमेट्री हो गई, उनमें चार्ज हो गया, जितनी भी हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, सो फोकस करें इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp होती है, 2 लोन्स पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर आर प्रेजेंट। अमोनिया में तो एक ही जो है ना हमारे पास है लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर हैं। वाटर में 2 ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑब्वियसली मौजूद हैं और 2 ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आंसर नंबर बी होगा। नंबर ऑफ एटम्स इन दिस, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं एटॉमिक मैस, तो सिंपल सी बात है कि 558.5 को डिवाइड कर दो 5585 के साथ, तो ये हमारे पास 10 निकल के आ जाएगा, 10 Na, इतने एटम्स होंगे इसमें। ठीक है, अब कहता है कि किसके इक्वल आएगा इन दोनों के। अगर हम कार्बन के फाइंड आउट करते हैं तो 60 ग्राम कार्बन है, 12 के साथ इसको कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। और कहता है कि ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 Na आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए। कार्बोजीन गैस इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। उसके बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं।
डीएपी कंटेन, डीएपी में कितने परसेंट होती है? 46%। फास्फोरस हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ सीड। तो अगर इसमें हम देखें तो NF3 सिंपल, अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे पहचानते हैं? आपने स्टेरिक फैक्टर कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। अगर 2 आती है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। स्टेरिक फैक्टर 3 आता है तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है, एंड सो ऑन। ये हमने लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग वाले में अच्छे तरीके से बात की है। यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, सारे के सारे एंगल इक्वल होते हैं। sp2 यानी ट्राइगोनल में भी सारे इक्वल होते हैं, लेकिन sp3d में ट्राइगोनल बाई पैरामिडल होता है तो इसकी एक्सियल एंड बॉन्ड लेंथ जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर दिस वन। डैश इज अ ट्राइडेंटेड लिगेंड। देखें जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्राई करते हैं ना, डाईएथिलीन ट्राइएमाइन का, ठीक है, तो ये हमारे पास होता है N, दोनों साइड पे हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके साथ अगेन नाइट्रोजन है, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है। इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ ओनली 1 हाइड्रोजन होगा। तो ये यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, तो ट्राइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। इन विच पेपर द एडिटिव्स आर नॉट एडेड। फिल्टर पेपर में एडिटिव ऐड नहीं होते। अगर यहाँ पे हम बात करें ना बॉन्ड लेंथ की, तो लेक्चर में हमने बड़े अच्छे अंदाज में बातें की हुई हैं, अगर आपने गौर से सुना होगा। तो हमने नाइट्रोजन को स्टैंडर्ड माना था, नाइट्रोजन को स्टैंडर्ड माना था, और इसमें थे 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 3, ठीक है। तो अगर तो इलेक्ट्रॉन 13 हो जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर उसी लिहाज से 0.5 कम हो जाएगा, 12 हो जाते हैं तो अगेन कम हो जाएगा, मतलब क्या है 2 हो जाएगा। अगर यहाँ से बढ़ता है 15 हो जाते हैं तो फिर भी कम होगा 1.5। इसी तरह फर्दर बढ़ता है तो अगेन 0.5 जो है वो कम हो जाएगा, मतलब 2 तक आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से गौर कीजिएगा कि NO है, लेट्स से NO है। NO नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं और ऑक्सीजन के 8 होते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन। तो 15 वाले का कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर, ये वाला, ठीक है। तो 15 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5, ठीक है। और NO नेगेटिव की बात करें, O नेगेटिव की, मतलब ये है कि इसमें एक और इजाफा है इलेक्ट्रॉन का, 16 है, ठीक है। तो 16 हो तो 2 बॉन्ड ऑर्डर। फिर NO पॉजिटिव, NO पॉजिटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कम है, यानी 15 से कम है एक, मतलब 14 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, 14 में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपने रिलेशन याद रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर का जो रिलेशन होता है बॉन्ड लेंथ के साथ वो इनवर्स होता है, ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर का डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, और जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ कम, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ कम। देखें अब हमने क्या करना है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, यानी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे चेक करें, जब इसका इन्वर्स रिलेशन है तो तरतीब क्या बन रही है, सबसे पहले 2 है, फिर 2.5 है, और सॉरी ये उल्ट कर रहा हूँ मैं, फिर जो है 3 है, ठीक है। इस तरफ जो है क्या बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर, तो इस तरफ क्या बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो ये किसका है, ये किसका है 2 वाला, ये है NO नेगेटिव का, और उसके बाद 2.5 किसका है, वो NO का है, NO का, और 3 किसका है, NO पॉजिटिव का। तो इसी तरीके से इनका बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है, इस तरफ, यानी इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, इसकी उससे, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। साफ करके लिख लेता हूँ मैं,
NO नेगेटिव, फिर मतलब NO नेगेटिव का सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद आएगा कौन, NO, और फिर कौन आएगा, NO पॉजिटिव। तो ये करेक्ट ऑर्डर होगा। तो फाइंड आउट दिस वन, NO नेगेटिव से स्टार्ट करना है, NO नेगेटिव, ठीक है, NO और ये, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये बहुत सारे रिजल्ट इधर से निकल सकते हैं। ठीक है, तो कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग्स। और थोड़ा आगे चलते हैं हम। ग्लेज प्रोवाइड करती है स्मूथ सरफेस, और द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट, परसेंटेज फाइंड आउट करने का तरीका बेसिक कॉन्सेप्ट यानी स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ से आप परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो डैश इज द हीटिंग ऑफ ओर बिलो मेल्टिंग पॉइंट। देखें, हीटिंग ऑफ ओर बिलो मेल्टिंग पॉइंट, इसको कैल्सिनेशन का नाम देते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ग्लास इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास लेंसेज। ठीक है, लेंसेज इसके लिए फ्लिंट ग्लास का इस्तेमाल होता है। स्लैक लाइम यूज इन सॉल्वे प्रोसेस हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अमोनिया को रिकवरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रोटरी किल्न, ये क्लिंकर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर ऑल थिंग्स अबाउट द वीकली टेस्ट नंबर 2। कीप इन माइंड, जो चीज़ें मतलब एक्सप्लेन करने वाली होती हैं, लॉजिकल या रीजनिंग वाली होती हैं, मैं वो बयान कर देता हूँ। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर मैं ज़्यादा बहस नहीं करता, क्योंकि वो रीडिंग बेस होते हैं। तो जितनी आप रीडिंग करेंगे डिफरेंट बुक्स की, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी और आपके माइंड में बैठती जाएंगी। तो बेस्ट ऑफ लक, कीप वर्क हार्ड वर्क, और पंक्चुअलिटी के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक सकता है। यानी सॉरी, मतलब पंक्चुअलिटी और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।